ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। बिहार में वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन के खिलाफ विपक्ष का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। आज महागठबंधन की ओर से वोटर लिस्ट में सुधार के खिलाफ बिहार में चक्का जाम किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी पटना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सीधे चुनाव आयोग को निशाने पर लिया। राहुल ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में वोट की चोरी के बाद अब वही कोशिश बिहार में हो रही है, लेकिन हम इसे सफल नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव ने भी चुनाव आयोग को कंफ्यूज बताते हुए उस पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा। इस विरोध के बीच बिहार में वोटर वेरिफिकेशन का काम लगातार जारी है। अब तक 97% लोगों को फॉर्म बांटे जा चुके हैं। 47% लोगों ने फॉर्म जमा भी कर दिया है। वहीं इस मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है। आज महादंगल में पूछेंगे, क्या वेरिफिकेशन के बहाने वोटर हैं कटवाने? चुनाव आयोग करे सुधार तो फिर डर काहे का? क्या वोटर लिस्ट के मुद्दे पर दो लड़कों की यारी चुनाव में पड़ेगी भारी? सवाल यह भी है, क्या महाराष्ट्र में वोट की चोरी हुई? क्योंकि बार बार राहुल गांधी की ओर से इस मुद्दे को हर चुनाव में उठाया जा रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके करेंगे पड़ताल, जानेंगे पक्ष विपक्ष की राय। लेकिन बहस की शुरुआत के पहले वार पलटवार सुनिए। नोटबंदी वाले होश में आओ, नोटबंदी वाले होश में आओ। हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। कल सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई और आज दबाव, तो मैं इसका निष्कर्ष क्या निकालूं? बहुत स्पष्ट है। इलेक्शन कमीशन जो है अब एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रकोष्ठ बन करके रह गया है। उसके इशारे पे ही सारा फैसला निर्णय जो है लिया जाता है। खुद ही इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज करना क्या चाहती है। बार बार जो है गाइडलाइंस जो है चेंज की जा रही है। ये घुसपैठियों का समर्थक ही नहीं, आतंकवादियों का और उग्रवादियों के संरक्षक भी है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जांच करवाइए। वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। सिर्फ नेतागिरी करने से प्रदेश में राजकुमार दो आए, पिकनिक मना के चले गए। नागरिकता लेंगे चुनाव आयोग, कौन नियम के तहत नागरिकता लेंगे? वो नागरिक पूछेंगे हमसे, पैदा लिए हम, बाप दादा पैदा लिए, नागरिक पूछेंगे हमसे। इलेक्शन कमीशन का, बिहार सरकार का, भारत सरकार का निर्णय बहुत अच्छा है, जनहित में है, गरीबों के हित में है, जिससे लोग को जो मट्ठाधीश बने हुए हैं बोगस वोटर के नाम पर, उनका मट्ठाधीशी खत्म होगा। इसी की लड़ाई उन लोग कर रहे हैं। चुनाव आयोग होश में आओ। बिहार में प्रयोग निशाने पर है चुनाव आयोग। आज जबरदस्त तरीके से चुनाव आयोग पर निशाना साधा गया है विपक्षी पार्टियों की ओर से। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रदीप भंडारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन जी, आप प्रवक्ता जेडीयू के हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। रविशंकर रवि, आप प्रवक्ता हैं आरजेडी के, हमारे साथ मौजूद हैं। संजय कुमार जी, संजय कुमार जी, आप हमारे साथ सीएसडीएस से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। कन्हैया भेल्लारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले चर्चा की शुरुआत करें। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से एक कार्यक्रम के दौरान कहा गया कि मैंने रिटायरमेंट के बाद का प्लान तय कर लिया है। प्राकृतिक खेती को समर्पित करूंगा अपना अगला जो भी बाकी जीवन होगा रिटायरमेंट के बाद। प्राकृतिक खेती से उत्पादकता बढ़ती है और मैं उसके लिए काम करूंगा। वेदों उपनिषदों का अध्ययन करूंगा, यह भी कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने। सुनिए। जब भी रिटायर्ड हो जाऊंगा, मैं मेरे बाकी का जीवन वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। ये प्राकृतिक खेती ये
इस प्रकार का एक वैज्ञानिक प्रयोग है जो कई प्रकार के फायदे देता है। लेकिन अब आ जाते हैं अपने मुद्दे पर जिसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। नई वोटर लिस्ट चुनाव में कहां ट्विस्ट, बिहार में ये जो राजनीति चल रही है वो कहां पर जाकर थमेगी, कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। प्रदीप भंडारी जी आप स्टूडियो में हैं, आपसे ही शुरुआत कर लेते हुए, आज जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ओर से निशाना साधा गया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं बिहार हिंदुस्तान की जनता को स्पष्ट कर रहा हूं कि महाराष्ट्र के चुनाव में चोरी की गई है वोटों की, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है, इसको हम नहीं होने देंगे। क्या है इस पर जवाब? पारदर्शिता तो होनी चाहिए ना। विपक्षी दलों के ज़हन में जो सवाल है चुनाव आयोग का कि ये जिम्मेदारी है कि वो उसको एड्रेस करे। आर्टिकल 326 भारत के संविधान का ये कहता है, राहुल गांधी तो आज खाली किताब लेकर घूम रहे थे, कि भारत का नागरिक जो है वो वोट डाल सकता है और चुनाव आयोग अपना संवैधानिक कार्य कर रही है। महाराष्ट्र के अंदर ये बॉम्बे हाईकोर्ट में गए थे, चित्रा जी इनकी पिटीशन को क्वॉश कर दिया था और कहा था आप समय व्यर्थ ना करें। पॉइंट नंबर 1। अब ये आज कह रहे हैं आधार की बात कर रहे हैं कि चित्रा जी की आधार को लिंक करना चाहिए वोटर आईडी से, हर ये नेता यही कह रहे हैं ना। अब देखिए इनके दोहरे मापदंड। 2021 में जब केंद्र की सरकार ये बिल लेकर आई थी कि आधार को लिंक करना चाहिए वोटर आईडी से, ये रहा असदुद्दीन ओवैसी का 2021 के अंदर बयान कि इससे फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी हनन होगी। ये रहा तृणमूल कांग्रेस का बयान कि भाई आधार को जानबूझकर वोटर आईडी से लिंक किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ने कहा था ये वॉलंटरी है। और ये रहा उस वक्त शशि थरूर का बयान जो कह रहे थे कि अगर आप आधार को वोटर आईडी से लिंक करोगे तो पुट्टस्वामी जजमेंट के खिलाफ होगा। तो जो लोग 3 साल पहले तक ये कह रहे थे कि आधार को लिंक नहीं करना चाहिए, आज वो कह रहे हैं आधार को लिंक करना चाहिए। परिस्थितियां बदलती भी तो है ना। कोई परिस्थिति नहीं बदली है जी। 97% लोग, आपने ही कहा है कि जाके लोगों को फॉर्म दे दिया गया, 47% लोगों ने भर भी दिया है। दरअसल बात है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को समझ में आ गया उनके इंटरनल सर्वे में कि वो चुनाव नहीं जीत रहे हैं, इसलिए पहले ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते थे, चुनाव के बाद ठीकरा फोड़ते थे, अब पहले फोड़ते हैं। और ये लोग इलेक्शन कमीशन की तो बात ना करें। ये फोटो आप देखिए, ये श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनके साथ जो बैठे सज्जन है उनका नाम है मिस गिल, और ये चुनाव आयुक्त हुआ करते थे जिसको कांग्रेस पार्टी ने राज्य मंत्री बनाए। किशनगंज के अंदर 105% आधार कार्ड पाए गए हैं। सीमांचल के एरिया के अंदर 103% से ज्यादा आधार कार्ड पर कॉन्स्टिट्यूंसी पाए गए जहां अपोजिशन के एमएलए हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं, लेकिन फिर भी अगर विरोधी दल सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब देना होगा ना। चुनाव आयोग चुनाव आयोग ने इनको बुलाया है, पर मैं आपसे पूछूंगा क्या घुसपैठिए तय करेंगे बिहार का भविष्य की बिहार का नागरिक तय करेगा? 1 साल पहले तो चुनाव हुए थे, वहां पर तो नहीं चेंज किया गया ना। नहीं, तो उसके पहले क्या है, वोटर लिस्ट रिवीजन होती रहती है, तो स्वाभाविक कार्य चुनाव आयोग का 2003 के अंदर भी हुई थी, सीरियल रिवीजन भी हो रहा था। अगर आपको लग रहा है कि इलीगल है तो जाइए कोर्ट, कल तो कोर्ट सुन रहा है। अगर कल कोर्ट सुन रहा है, आपको अपने केस में विश्वास है, तो एक दिन पहले क्यों चक्का जाम कर रहे हैं, एक दिन पहले क्यों दुकानों को लूट रहे हैं, एक दिन पहले बोलिए अखिलेश प्रताप सिंह जी, जब कल सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है तो ये ताकत की जोर आजमाइश की कोशिश क्यों थी? दुकानों को लूटने का क्या है चित्रा जी, 10 से ये बताइए, ये दुकानों को लूटा जा रहा है। कहां पे दुकानों को? ये आरजेडी ने करा है आज पटना के अंदर, ये देखिए वीडियो, ये दुकानों को लूट रहे हैं। आरजेडी के प्रवक्ता जवाब देंगे। अखिलेश प्रताप सिंह जी, पहले आपके पास आते हुए, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार चुनाव आयोग कुछ काम करने जा रहा है, सुधार की दिशा में अगर कोई भी कदम उठाया जाता है उस पर इतनी राजनीति क्यों होती है? अखिलेश जी, आप ही लोगों को क्यों डर है कि विपक्षी वोट काट लिए जाएंगे? वो तो सभी को लेकर प्रक्रिया चल रही है ना। देखिए चित्रा जी देखिए, चुनाव बिहार में आना शुरू हुआ और भाजपा के शीर्ष नेताओं को रिटायरमेंट का ख्याल आना शुरू हो गया, क्योंकि उन्हें आभास है कि अब मोदी जी, अमित शाह का रिटायरमेंट का समय आ गया है और रिटायरमेंट की शुरुआत बिहार की जनता करेगी इस विधानसभा के चुनाव के बाद। अभी इन्होंने कहा घुसपैठिए वोट तय करेंगे। भाई बात एकदम इनकी सही है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में घुसपैठिए थे कि उसके बाद आए हैं? दोनों समय पिछले 11 वर्षों से भारत के गृह मंत्री, भाजपा के गृह मंत्री हैं। इन गृह मंत्रियों को तो बर्खास्त कर देना चाहिए। भाजपा के प्रवक्ता बहुत गंभीर बात कर रहे हैं कि घुसपैठिए आ गए हैं। पहले इन दोनों ये जो गृह मंत्री हैं इन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि इनके रहते घुसपैठ हुई है अगर ये कह रहे हैं तो, और इनको बुला के बैठा करके बात करनी चाहिए कहाँ से घुसपैठ हुई है। अब गृह मंत्री को तो तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। आसामी से उनको रिटायरमेंट की मंशा आज ही पूरी कर देनी चाहिए मोदी जी को। उनको देखिए, चुनाव आयोग इतना हद दर्जे का ईमानदार है, इतना लोकतांत्रिक है चित्रा जी, इतना तटस्थ है
इतना भेदभाव विहीन है और इतना पारदर्शी है, लेकिन ये जो विपक्ष है खामखा आरोप लगाता है कि ये भाजपाई हैं। आप ही देखिए इनकी निष्पक्षता तटस्थता इतने जोर शोर से दिख रही है पिछले कई वर्षों से। ये बीजेपी विपक्ष के लोग अनर्गल आरोप लगाते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग से जो कुछ भी मांगा जाता है वो कुछ करता ही नहीं है। इस अपनी निष्पक्षता दिखा देता है बीजेपी के प्रति। वो इतना निष्पक्ष है बीजेपी के लिए कि वो अपनी प्रतिबद्धता बीजेपी की एक जो यूनिट है, एक विभाग है, एक सेल है, उसके तरह दिखा देता है। अगर कोई वोटर लिस्ट में कमी है, बोगस वोटर हैं, तो हमेशा वोटर लिस्ट रिवाइज होती है और हर गांव में हर किसी को हर बूथ पे पता है। वहां आपत्ति करें लोग, वहां आपत्ति कर दें। और चित्रा जी, अगर आपको भी जांचना है कि जमीन पे इसका क्या असर है, एक हफ्ते आप लोग भी बिहार के गांव से लाइव कर दीजिए। इसी वोटर ये जो रिवीजन हो रहा है इस पे स्टूडियो से बाहर निकलिए, बिहार में किसी गांव में बैठिए, जनता के बीच बैठ करके देख लीजिए ठंडी ठंडी एसी से निकल के कि जनता क्या कर रही है, जनता क्या समझ रही है। अरे इसको किस नजरिए से देख रही है, थोड़ा आप लोगों का भी, आप लोगों को भी अच्छी हाँ ठीक है, आप लोग भी दिखा देंगे, पूरी टीम जरूरी आप लोग भी दिखा देंगे जनता हर जगह जाए। अखिलेश जी, हमारी एबीपी न्यूज की टीम है, निधिश्री हमारी रिपोर्टर हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजी थी, एबीपी न्यूज पर हमने चलाई थी। लाइव करिए। हाँ जी जी जी, नहीं लाइव करिए, लाइव करिए। अच्छा, ये एसआईआर की प्रक्रिया में पॉलिटिकल पार्टी के 1,56,000 बीएलए शामिल हैं, जो नियमतः रोजाना 50 फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो आपके या अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता तो जा रहे हैं ना इसका वेरिफिकेशन कराने के लिए। उसमें बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, आरजेडी के भी हैं, जेडीयू के भी हैं। चित्रा जी सुनिए चित्रा जी, आपको पता है कि एक बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में क्या लगता है, कितना टाइम लगता है, कैसे बनता है, बता सकती हैं आप? या बीजेपी के प्रवक्ता बैठे बता सकते हैं? बता दे कोई कैसे बनता है और क्या क्या चाहिए और कितने दिन में बनता है? जवाब दे दो न, सामान्य आदमी बन के बना के दिखा दें। हाँ। ये देखिए जो 2024 के जिस लोकसभा के चुनाव में जिन मतदाताओं ने वोट दिया, यदि सरकार को किसी को भी आशंका है कि उसमें छद्म नाम है, वो तो बीएलओ लेके बैठता है, वो और बीएलए वेरीफाई करता है, बीएलओ लेकर बैठता है, कार्यकर्ता उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, जल्दी से आप जवाब दीजिए। बाकी तो ये काम करें, ठीक है, आरजेडी ये काम करें। मैं अखिलेश जी दरअसल एक भी बार बिहार नहीं गए हैं पिछले 20 दिनों के अंदर, और एसी कमरे से बैठकर उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त जुड़े हैं। बिहार की जनता यहाँ पे पूरी तरीके से जुड़ रही है और 47% लोग ऑलरेडी 15 दिन के अंदर जुड़ चुके हैं। तो अखिलेश जी घबराइए मत, मैं ही आपका टिकट कर दूंगा बिहार के गांव में जाने के लिए। पर बड़ी बात पूछूंगा चित्रा जी, 47,000 बूथ लेवल एजेंट्स आरजेडी के हैं, 16,000 बूथ लेवल एजेंट्स कांग्रेस के हैं। अगर एक गांव में 100 लोग हैं, 80 लोग जुड़ जाते हैं, मान लीजिए 20 नहीं जुड़ते और इनको लगता है इनका वोटर नहीं जुड़ा है, तो क्या कांग्रेस पार्टी को अपने बूथ लेवल एजेंट्स पे विश्वास नहीं है? क्या कांग्रेस को कांग्रेस के वर्कर पे विश्वास नहीं है और आरजेडी को आरजेडी के वर्कर पर विश्वास नहीं है? और क्या अखिलेश प्रताप सिंह ये कह रहे हैं कि जब 2003 में लालू प्रसाद यादव के सब ये हुआ था, 31 दिन में हुआ था, इस वक्त भी 31 दिन के अंदर हो रहा है, तो क्या उस वक्त ये धांधली हुई थी? हाँ। क्या लालू जी धांधली से जीते थे? ये जवाब देंगे। और ये देखिए, ये चुनाव आयोग पे बात ना करे भैया, ये नवीन चावला जो सोनिया गांधी के करीबी थे, जो उनके ऊपर करप्शन के आरोप थे, उन तक को इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया था, और ये तो सोनिया गांधी के घर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाते थे, अभी तो कम से कम एक पैनल बना। ठीक है अखिलेश जी, 2 लाइन में जवाब दीजिए। राजीव रंजन जी, रविशंकर रवि जी, मैं फौरन आ रही हूं आपके पास। देखिए मैं 10 सेकंड देखिए, इसके पहले कभी चुनाव आयोग पे आरोप लगे हैं क्या? हाँ। जब से मोदी जी आए हैं सेशन साहब को लेकर तो बिहार में क्या क्या नहीं कहा गया? अखिलेश जी बीच में मेरे भाई बीच में चीखने से कोई फायदा नहीं, टिप्पणी कर दी थी, बीच में चीखने से कोई फायदा नहीं, बात हो जाए राजीव रंजन, बीच में चीखने से कोई फायदा नहीं होगा। इसके पहले विपक्षी दल सत्ता पक्ष जिसको जो सूट नहीं करता है, टीएन सेशन का नाम भूल गए। बिहार में ही लालू जी ने क्या क्या नहीं बोला है, क्या क्या नहीं बोला है उनको? अरे सुनिए, टीएन सेशन के जितनी निष्पक्षता से चुनाव कराई सबको याद है। हाँ। और देखिए बात दरअसल में ये है कि आज अगर आप कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट दुरुस्त करना है, अगर इतनी नेक नियति वोटर लिस्ट दुरुस्त करने की है,
तो उसकी प्रक्रिया है, आपत्ति ले लीजिए, नाम काट दीजिए। लेकिन क्या फॉर्म पे क्या लिखा है? गणना प्रपत्र प्रारूप, गणना इनुमरेशन फॉर्म लिखा है, इनुमरेशन फॉर्म लिखा है, गणना। वोटर लिस्ट का नाम नहीं कहीं है, वोटर लिस्ट रिवीजन का नाम कहीं नहीं है। तो ये गणना कर रहे हैं, ये गणना का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। क्या चुनाव का गणना, ठीक है, फिर नागरिकता साबित करने का आधार कार्ड भी नहीं है, उसके पीछे ही लिखा हुआ है कि ये जो आधार कार्ड है ये नागरिकता की पहचान पत्र नहीं देता है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं आधार कार्ड होना चाहिए। राजीव रंजन जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं चुनाव आयोग कंफ्यूज है पूरी तरह से, आपत्ति देना, लोग आपत्ति दें, काम किया जा रहा है। अरे आपत्ति देना चित्रा जी, लोग आपत्ति दें, आपत्ति लें, ये कौन मना कर रहा है? अगर किसी का नाम क्या ये हमारे गांव के नागरिक नहीं है? राजीव रंजन जी, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है, ये प्रक्रिया हमेशा होती रही है। ठीक है राजीव रंजन जी, ये प्रक्रिया हमेशा चुनाव आयोग करता रहा। सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाया जा रहा है, आरोप लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर। देखिए, अभी तो 16 दिन बाकी हैं और 47% मतदाताओं ने अपने फॉर्म्स जमा कर दिए, और जिस समय तक ये डिबेट खत्म होगा, जो फिर आधिकारिक आंकड़े आएंगे उसमें और वृद्धि हो चुकी होगी। और इन 16 दिनों में निसंदेह बिहार की जनता तत्पर है। जो भ्रम पैदा करने की कोशिशें आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन के दलों ने की थी, जनता को साइकिल रैली और तरह तरह के जो जागरूकता अभियान चलाने के बाद ये बिल्कुल साफ समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं उनको बरगलाया जा रहा है। अवैध मतदाताओं की हिफाजत के लिए महागठबंधन कवच के तौर पर सामने में दिख रहा है। और हमारा उद्देश्य क्या है? जो अवैध मतदाता है उसको हम वोट करने से रोकेंगे, जो वैध मतदाता है वो छूट नहीं जाए। ऐसे एक्सरसाइजेस पहले भी होते रहे हैं, आप खुद दिखला रही हैं कि 13 बार ऐसे गहन पुनरीक्षण के कार्यक्रम हुए हैं। बिल्कुल। और 2003 में इसी समयावधि में ये कार्यक्रम हो चुका है। हाँ। और अभी जब 16 दिन बाकी हैं, समय समय पर आपको जहां कठिनाइयां जमीनी तौर पर आपके BLAs बताएंगे, आप आयोग से टकराव के बजाय उनका समाधान ढूंढने जाते तो शायद ज़्यादा ये रचनात्मक दिशा में काम होता है। लेकिन आपने आज की तारीख भी इसीलिए तय की कि कल आप एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हुए दिखे, लेकिन ये भारत की महान न्यायपालिका है और इस पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। जो भी फैसला आएगा उस फैसले के साथ सभी इस बहुदलीय लोकतंत्र का यकीन है और सब लोग उसको मानेंगे। आपको भी यकीन करना चाहिए था। आज जो ये पूरा का पूरा जो दृश्य दिखा संविधान की प्रति, देखिए ये बैकफायर करता है। ये इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ चल रही है और ऐसे समय में आप अगर संविधान लेकर आते हैं तो संविधान की हत्या, लोकतंत्र का गला घोटना, न्यायपालिका के पर कतरे जाना, प्रेस की आजादी छीनना, ये तमाम मुद्दे आपके खिलाफ लोगों के जेहन में एक बार फिर से ताजा हो। ठीक है, कांग्रेस जवाब देगी, लेकिन रविशंकर रवि जी से ले लेते हैं, प्रवक्ता आरजेडी के हैं। मेरा लेकिन ये हो रहा है उसको ठीक करा दीजिए। रविशंकर रवि जी, आप ही लोगों के लिए बार बार जिस संविधान का हवाला देकर या हाथ में संविधान को लेकर आप लोग नसीहत देते हैं सत्ता पक्ष और ECI को, उसकी ओर से सीधे सीधे कहा गया है, अनुच्छेद 326 का हवाला देते हुए बताया गया है संविधान की प्रक्रिया है जिसका पालन उन लोगों की ओर से किया जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग पर क्या आपको नहीं लग रहा है कि आप लोग अनावश्यक दबाव बना रहे हैं? दबाव के तहत किसी संस्था को काम करने देना चाहिए क्या? अगर विपक्ष इस तरह का माहौल बनाएगा कि ECI मिला हुआ है, वो तो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, सत्ता पक्ष के फेवर में काम कर रहा है, ECI संवैधानिक संस्था है, उसके खिलाफ इस तरह का माहौल क्यों? भारत एक विशाल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था ने अपने आप को पब्लिक स्क्रूटनी में लाया है अपने व्यवहार की वजह से। पिछले कुछ सालों और कुछ महीनों में जो इनका रवैया रहा है, इस वजह से। ऐसा नहीं है कि विपक्षी दल और विपक्षी दल के नेता इनसे मिलने नहीं गए थे, लेकिन जो प्रतिक्रिया उनकी रही, जो रवैया उनका रहा, तो ये सब तो उन्होंने मजबूर किया है। और मैं आपको बताऊं कि देखिए, बात ये, कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि कोई अवैध मतदाता हो, कोई दल ऐसा नहीं चाहेगा, लेकिन ऐसा भी तो ना हो कि वैध मतदाता
थ्रेटेंड महसूस करे या ऐसा महसूस करे कि उसका फ्रेंचाइज छीना जा सकता है या वो बेदखल हो सकते हैं किसी भी कारण से, अगर ये मान भी लिया जाए, मैं कह रहा हूं कि कुछ सैकड़ों अगर गलत मतदाता हैं, इस वजह से क्या आप लाखों को निकाल दोगे या लाखों को, करोड़ों को ऐसा लगे कि वो निकाले जा सकते हैं? ये किस तरह का ये आशंका है? ऐसा हो तो नहीं रहा अभी, ये आप लोगों की आशंकाएं हैं। कैसे हो रहा है ये मैं बता रहा हूं। ये ऐसे हो रहा है कि चित्रा जी, जो पहले तो मैं ये बता दूं, इन्यूमरेशन फॉर्म जो लिए गए वो तो अब अखबार में इश्तिहार आया कि बिना किसी डॉक्यूमेंट के ही आप दे सकते हो, तो वो तो आप एक दिन में इकट्ठा कर लो, 2 दिन में इकट्ठा कर लो। यहाँ पे जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जो विषय है, वो है दस्तावेज, और दस्तावेज, कठिन दस्तावेज की सूची बनाई गई, आसान दस्तावेज को अलग किया गया, और असल में आप देखें तो ये दस्तावेज मिले हुए हैं। पुरानी बात क्या है इसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन नई बात तो यही है ना कि आप बैंक में जाते हैं तो आधार मांगता है, आधार बनाने जाते हैं तो आवास मांगता है, आवास बनाने जाते हैं तो राशन मांगता है, राशन बनाने जाते हैं। कहना मैं ये चाहता हूं कि ये सारे दस्तावेज एक लेवल से इंटरलिंक्ड हैं। बिल्कुल। तो अशिक्षित या कम शिक्षित या मजदूर या प्रवासी मजदूर, इनके पास जो कॉमनली इजीली आधार हो गया, राशन हो गया, गरीब है, मजदूर है। प्रदीप भंडारी जी, मैं आपके पास आऊंगी एक बार, संजय कुमार जी और कन्हैया बेलारी जी का रुख करते हुए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह आपकी बात बिल्कुल सही है। फॉर्म 6 में एड्रेस प्रूफ या जन्म तिथि का वेरिफिकेशन आधार से हो जाता है। नागरिकता वाले कॉलम में भरना होता है कि मैं भारतीय हूं या नहीं हूं। जब चुनाव आयोग नया वोटर जोड़ते समय नागरिकता का सबूत नहीं मांगता तो अब क्यों मांगा जा रहा है? ये आपका सवाल जायज है और ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो विपक्षी दलों के ये जो सवाल हैं उसका जवाब बिल्कुल सही तरीके से दे ताकि वो संतुष्ट हों। संजय कुमार जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं या जो सवाल उठाए जा रहे हैं, वास्तव में ये डर क्या बताता है? क्या सच में ऐसी स्थिति होगी कि जो वैध मतदाता होंगे उनके नाम काट लिए जाएंगे? सच और झूठ का तो इस वक्त मतलब निपटारा नहीं किया जा सकता। ये नहीं कह सकते कि सचमुच ऐसा होगा, लेकिन चांसेस बहुत है। और चांसेस क्यों है? कट पॉइंट है 2003। 2003 का मतलब उस वक्त में जो व्यक्ति 18 साल का था आज वो 40 साल का हो गया। तो 18 साल से 40 साल तक के उम्र के जो मतदाताओं की तादाद है वो तकरीबन आधी है, आधी से थोड़ी कम। 40% वोटर जो बिहार के हैं वो उस एज ग्रुप में हैं। अब ये ऐसे सारे लोग हैं जिन्हें अपने रेजिडेंस का प्रूफ, एज का प्रूफ लगाना होगा। अब सवाल यह है कि इनमें से बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग होंगे जो बिहार के बाहर सीजनल माइग्रेंट हैं। मैं परमानेंट माइग्रेंट की बात नहीं कर रहा, सीजनल माइग्रेंट है। तो इतनी बड़ी तादाद में, ये इनकी तादाद अगर एक्चुअल नंबर्स में देखें तो तकरीबन कुछ कह रहे हैं 3.5 करोड़ से 3.25 करोड़ लोग होंगे। और इसमें अगर 1/4 लोग भी बाहर रह गए तो बड़ी संख्या होगी। और 1/4 के बाहर रह जाने का मतलब ऐसे लोग होंगे जिनके पास कोई प्रूफ नहीं होगा और वो तैयार तो थे नहीं, कोई अनाउंसमेंट तो पहले हुआ नहीं। कोई भी कानून जब आता है तो पहले एक अनाउंसमेंट होता है, कहता भाई अगले महीने 1 अगस्त से ये कार्यक्रम चलेगा और आप अपने दस्तावेज तैयार रखें। आपने तो 24 जून को घोषणा की और 25 दिन को सुबह सुबह, क्या जल्दबाजी थी। तो ऐसी स्थिति में इसकी संभावना होगी कि बड़ी संख्या में लोग होंगे जिनके पास ये दस्तावेज नहीं होंगे। वो वहां रहने वाले हैं लेकिन दस्तावेज लेके तो बैठे नहीं थे। उनको कोई एग्जाम के लिए, कोई नौकरी के लिए इंटरव्यू तो देना नहीं था कि अपने सारे सर्टिफिकेट संभाल के रखे हैं। ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में लोगों के छूट जाने का डर है। ठीक है, अब अगला सवाल आप ही से, उसके बाद कन्हैया बेलारी जी मैं आपके पास आऊंगी। क्या सिर्फ विपक्षी दलों के ही, मतलब आप ही कह रहे हैं कि इस बात की आशंका है कि कुछ जो वैध वोटर हैं उनके नाम भी काट लिए जाए, लेकिन इस बात की तो गारंटी नहीं है ना कि वो जो वैध वोटर हैं वो वोट किधर करने जाएगा। इसको लेकर ये जो विपक्षी दलों की ओर से माहौल बनाया जा रहा है कि हमारा वोटर है, हमारे वोटर का वोट काट रहा है क्योंकि बीजेपी की ओर मिला हुआ है। बीजेपी के वोटर तो वोट देने जाएंगे लेकिन विपक्षी दलों के वोटर काट लिए जाएंगे। इससे क्या समझा जाए संजय जी? आप जिस सवाल पूछ रहे हैं बिल्कुल सीधा सीधा इसका कोई निष्कर्ष नहीं है कि इसकी क्या संभावना है कि जो वोटर कटेंगे उनमें ज्यादा से ज्यादातर विपक्ष दल के वोटर होंगे, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी क्यों है? बिहार राज्य में देखें तो तकरीबन 17 से 18% मुस्लिम मतदाता हैं। तो मुस्लिम, गरीब, दलित, ये सब
तबके के वोटर जो हैं ज्यादातर पिछले चुनाव के अगर आंकड़ों को देखें, सर्वे के आंकड़ों को देखें, तो आरजेडी और उसके सहयोगियों को वोट करते रहे हैं। अगर इन लोगों का नाम ज्यादा कटा किसी भी कारणवश, और इसके कारण है क्योंकि जो सीजनल माइग्रेंट है, माइग्रेंट कौन है? दो तरह के माइग्रेंट होते हैं, एक पढ़े लिखे हैं जो दूसरे नौकरी करने के लिए बाहर हैं, लेकिन बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो कि रोजगार की तलाश में कुछ समय के लिए या ज्यादा समय के लिए बिहार से ज्यादा जाते हैं बाहर। उनके नाम कटने की संभावना ज्यादा, संभावना मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कोई गारंटी नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्हें डर है इस बात का कि हमारे वोटरों का नाम ज्यादा कटेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक ही पार्टी या एक ही गठबंधन के समर्थकों का नाम कटेगा और दूसरे का नाम कटेगा नहीं, इसकी संभावना नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी की बात है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ज्यादातर लेकिन रोहिंग्या या बांग्लादेशी जो आ रहे हैं ज्यादातर उसमें एक वर्ग के लोग शामिल होते हैं, जिसको लेकर इस तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं। कन्हैया बेलारी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, और यहाँ पर जल्दी से एक आंकड़ा, जी और बांग्लादेशी का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बार बार बीजेपी की ओर से ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं ना, जो बोगस वोटर हैं, जो गैर वैध वोटर हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि बाहर से आए हुए लोग हैं जिन्होंने गलत तरीके से अपना वोटर आईडी कार्ड बना लिया है। जल्दी से यहां पर एक मैं आंकड़ा देते हुए और उसके बाद कन्हैया बेलारी जी सवाल का जवाब आपसे लूंगी। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय की नवंबर 2024 की एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी, जिसका मैंने कुछ लाइन कोट किया है। पीएम गरीब कल्याण और अन्य योजना के 80 करोड़ लाभार्थियों में से 6 करोड़ से ज्यादा के पास फर्जी राशन कार्ड थे, जिन्हें बाद में रद्द करना पड़ा। तो ये जो फर्जीवाड़ा है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है चुनाव आयोग की ओर से, फिर उसको लेकर इतना हंगामा है बरपा। कन्हैया जी, क्या आपको भी लग रहा है कि ज्यादातर विपक्षी पार्टियों के वोट कटेंगे और इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है, वो जायज है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। देखिए, बहुत ज्यादा परेशानी है जी, यकीनन परेशानी है, लेकिन ये तिल का ताड़ बहुत ज्यादा बनाया जा रहा है, उतना नहीं है। इसमें पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा अब घुस गया है। ऐसा जो चुनाव आयोग कर रहा है वो तो संवैधानिक कर नहीं रहा है, वो अपने अधिकार के तहत कर रहा है। हम लोग भी गांव में जो लोग हैं, गांव से आते हैं लोग, बातचीत कर रहे हैं। जितना मैं कहा ना कि जितना हंगामा है उतनी परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी है तब इसकी पुष्टि और हो जाती है जब उपेंद्र कुशवाहा जैसे एनडीए के नेता ये कहते हैं कि समय बहुत कम दिया गया है, कैसे ये लोग कर लेंगे। 2003 में 2 वर्ष लग गए और अभी ये 1 महीना में कैसे कर लेंगे। लेकिन मुझे हम चुनाव आयोग से, चूंकि आपका कार्यक्रम मुझे भाग लेना था तो हमने बात किया, तो वो तो बता रहे हैं कि हम लोग 2-3 दिन पहले ही इसको कर लेंगे, जो डेडलाइन है उससे पहले हम लोग कर लेंगे। युद्ध स्तर पर हमारे लोग जो हैं, बीएलओ जो हैं, और सबसे बड़ी बात की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनके कार्यकर्ता, जिसे राजीव रंजन जी सही कह रहे हैं कि साइकिल से लोग घूम रहे हैं, राजद के भी लोग घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि, देखिए चित्रा जी, सबसे बड़ी बात है कि आप थोड़ा सा हमको समय देते हो। ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बना, जी, जो भारत का नागरिक, जो भारत में पैदा होगा भारत का नागरिक होगा। 86 तक ये रहा, 87 में हुआ कि माता पिता में से एक हो देगा, तो वो उसके बाद 3rd अमेंडमेंट 2004 में हुआ, जिसमें माता पिता दोनों का भारतीय होना है। तो क्या इसमें दिक्कत है? हमको नहीं लगता है। क्या परेशानी है? हालांकि ये सब अभी आपको केवल एक फॉर्म भर के दे देना है, डॉक्यूमेंट्स की बात अभी नहीं हो रही है। हमने बात किया बीएलओ से, ना आप भर के दे दिए, हम बाद में भी ले लेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है, और ये लगता है कि एक ऐसा मुद्दा मिला है जो बहुत बढ़िया से हम लोगों को वोट दिला सकता है। दैट्स ऑल, मुझे यही लगता है। इसके पहले ईवीएम पर भी हमने देखा था हल्ला किस तरह से बरपाया गया था, और लेकिन जब ईवीएम में क्या ये फेक तरीके से वोट किए जाते हैं साबित करने की बारी आई तो उस पर लोग पीछे हट जाते हैं। जनता में जो भ्रम जाएगा उससे कैसे उनको उबारा जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। जल्दी से एक आंकड़ा देते हुए फिर प्रदीप जी आप जवाब दीजिएगा। देखिए, असली समस्या आप कुछ भी कहें लेकिन कागजात जुटाने को लेकर है। एक आंकड़ा कहता है 2022 में हुए जातीय सर्वे और अन्य 2 सर्वे के मुताबिक सिर्फ 2.8% लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र है, 2.4 के पास पासपोर्ट है, 1.57 के पास सरकारी नौकरी का सर्टिफिकेट है, 45% के पास 10वीं पास सर्टिफिकेट जिससे जन्म प्रमाण पत्र साबित होता है, और 16% के पास जातीय प्रमाण पत्र है। 11 डॉक्यूमेंट आप लोग मांग रहे हैं, जिनमें आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब है ही नहीं। तो राशन कार्ड, आधार कार्ड को लेकर, हाँ, 11 में से एक
आधार कार्ड, राशन कार्ड जो जी। पॉपुलर है, जो तकरीबन हर लोगों के पास मिल जाएगा, उस डॉक्यूमेंट को किनारे रखा गया है। चित्रा जी, पहली बात तो आप मुझे बताइए, सीए के समय क्या कहा गया था कि मुसलमानों की नागरिकता जाएगी? कितने शोज हुए थे, यही एक्सपर्ट्स आके कह रहे थे कि सीए से मुसलमानों की नागरिकता जा सकती है, संभावना है। मैं आपके शो पे ओपन चैलेंज करता हूं, एक ये एक्सपर्ट बता दे एक मुसलमान की नागरिकता गई हो सीए के बाद में, एक। अभी तक कोई राजनीतिक दल नहीं बता पाता, हर दिन इन्होंने बोला था झूठ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये कह रहे थे कि सुपौल में परसों तक कह रहे थे कि बाढ़ प्रभावित इलाकों के अंदर कैसे पहुंचा जाएगा। सबसे ज्यादा जानते रजिस्ट्रेशन टॉप 2 में कहां हुआ है? इस पे नंबर 2 पे आता है सुपौल, जो बाढ़ प्रभावित है। तो बाढ़ प्रभावित इलाकों में सबसे आगे रजिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है? संजय जी ने बात करी दलित सीट्स की। अगर दलित सीट्स को, दलितों को हटा के ही बात होती तो आप मुझे बताइए 2020 के चुनाव में 38 में से 21 सीट दलित रिजर्व सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीती, तो फिर नुकसान तो हमारा होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, तेलंगाना के अंदर 2023 के अंदर 22 लाख वोटर्स को वोटर्स लिस्ट से हटाया था। 22 लाख जो अपडेटेड हुआ था 2023 चुनाव के पहले। जीता कौन तेलंगाना का चुनाव असेंबली का? कांग्रेस पार्टी स्वीप करी। क्या किसी ने इनसे सवाल पूछा है? इन्होंने बोला कि अरे 22 लाख वोटर्स को हटा दिया गया है, ऐसा कैसे हो गया? नहीं, ये जीत गए तो उन्होंने नहीं बोला, हमने भी सवाल नहीं उठाया। हाँ। जम्मू कश्मीर के अंदर रिजल्ट नहीं आया है ना, अभी तो चुनाव होने बाकी हैं, पहले ही बोल रहे हैं ना। अगर वोटर हटने से ही भारतीय जनता पार्टी का फायदा होता है, ये बूथ लुटेरे जिन्होंने जिंदगी भर बूथ लूटा, तो कैसे तेलंगाना चुनाव में 22 लाख वोटर हट गए तो कांग्रेस पार्टी जीत गई? कैसे जम्मू कश्मीर में 3 साल बाद वोटर रिवीजन हुआ था, समरी रिवीजन हुआ था 3 साल बाद, और जीती महागठबंधन की सरकार। अभी बाइपोल के चुनाव हुए, इसके अंदर कई असेंबली सीट से जीते। ये हार का ठीकरा दोनों परिवारवादी बालक, राहुल गांधी जो 90 चुनाव हारे और तेजस्वी यादव जो 20 साल से सत्ता में नहीं आए, वो अपने ऊपर सवाल ना पूछे जाए, इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर सवाल करो। एक और चैलेंज दूंगा आखिरी में। चित्रा जी, आप इतनी सीनियर पत्रकार हैं, मैं आपको ओपन चैलेंज करना चाहता हूं। एक बार बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, किसी भी इनके दावे के ऊपर कि ईवीएम के ऊपर इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, वोटर लिस्ट के ऊपर, महाराष्ट्र की बात भी कर लीजिए, कहा कि इनके किसी भी दावे के अंदर 1% भी सच्चाई है? बोलिए अखिलेश जी, ओपन चैलेंज इतने सालों में। इन तमाम सवालों का जवाब। और कब कर्नाटका का इन्होंने तेलंगाना में अंदर 22 लाख, कर्नाटका में 18 लाख, जम्मू कश्मीर के अंदर जब वहां पर आप लोग जीतते हैं तब कोई सवाल नहीं, और जहां पर मजबूत होता है एनडीए जैसा कि ये बोल रहे हैं, वहां पर आप लोग आ जाते हैं रोना रोने के लिए। चित्रा जी, ये ईसी की बैटिंग ये तानाशाह की पार्टी के प्रवक्ता क्यों करते हैं? 2 बालक बता रहे हैं, तो ईसी को अपनी बात बेहतर होता बीजेपी गुण दोष के आधार पे इसी के निर्णयों की समीक्षा करती। हाँ, ये प्रैक्टिकली ठीक है, ये प्रैक्टिकली ज़्यादा टफ है, ये नहीं हो पाएगा। गांव में अभी भी इतने गरीब है जो ये सब चीज़ें नहीं इकट्ठा कर सकते हैं इतने कम समय में। तो समझ में आता है कि बीजेपी चलो निष्पक्ष की बात सोच रही है, कर रही है, या इनका दामन चलो कुछ साफ है। लेकिन तानाशाह की पार्टी की चूंकि वो एजेंसी है ईसी, तो ऐसा कर रहे हैं। दूसरी बात, विपक्ष जो है वो भी इस देश की सबसे बड़ी जनाधार की पार्टी है। विपक्ष पूरा मिला ले, बिहार में भी सत्तारूढ़ दल से ज़्यादा मत परसेंट विपक्ष के पास है, और विपक्ष कोई बात कह रहा है, कुछ बता रहा है, कोई शंकाएं या कोई समस्या का जिक्र कर रहा है, तो उसका निराकरण की बात गंभीरता से उसकी सोचनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या अभी सुल्तान का फरमान आ गया है तो सबको सबको झपली बजानी है, सबको उस पर झपली बजानी है। बीच में नहीं, किनारे हटो, आपने हमको किनारे हटो, किनारे हटो, बीच में नहीं उछल कूद वाले, हमको कहा तानाशाही, उछल कूद वाले किनारे हटो। को इलेक्शन कमीशन अपना, चलो जब मौका आएगा तो बता दो कोर्ट में आपकी दलील सही हो, इसे चुप कराइए। मैं इनके लिए ताली बजाऊंगा अगर बता दे कोर्ट में एक बार सही होगा। सुनिए, बीजेपी बिहार में बीजेपी ये फुदकने वाले प्रवक्ता जी बीच में ना फुदका करो, जब समय आए तो बोला करो, बोलो, समझे ना? ये हाँ, चलो 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 ठीक है, चलो। तो ये कांग्रेस पार्टी या विपक्ष जनता की बात कर रही है, उससे उसका, चूंकि बीजेपी आज तानाशाह पार्टी है, वापस लेना पड़ेगा। लिख लीजिए, इसी चैनल पे बोल के जा रहा हूं, और यही बैठ करके वापस लेने की, और आप दोनों लोग तारीफें करेंगे कि हाँ बड़ा अच्छा डिसीजन हुआ, जो अतीत में कई लिए हैं, जिसको लेकर के
एड़ी चोटी लगा करके गुणगान करते थे, बखान करते थे, और अचानक एक दिन सुबह सुल्तान का फरमान आया कि नहीं ये वापस हो गया। तो इसी तरह इसे भी वापस लेना पड़ेगा, इसे भी वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जन विरोधी निर्णय है। फुदकता हुआ ही अच्छा लगता है ना जब वो गर्म हो रहा होता है। तो इस पर नहीं जाते हुए अखिलेश जी जरा बाहर निकले, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हो रही है। अखिलेश जी आप इतने सीनियर हैं, बताइए हमारे वहां के, और बार बार आके आरोप लगा देते हैं कि आप दोनों लोग तारीफ करते हुए नजर आएंगे। मेरा ये सवाल है अखिलेश प्रताप सिंह जी, उन्होंने सीधा सवाल पूछा, कर्नाटका, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर तीनों भी जगह पे सेम प्रक्रिया हुई, बिल्कुल सेम प्रक्रिया हुई। अरे भाई तो इनको बात उठानी चाहिए थी, आप जीते, इनको बात उठानी चाहिए थी। तो आए भी नहीं, वेरिफिकेशन क्यों किया जा रहा है इसको लेकर? तो सर अब जहां पर आप जीते वहां पर इलेक्शन कमीशन बहुत सुंदर, जहां पर कमजोर स्थिति रहे वहां पर आकर खड़े हो जाएं कि नहीं ये बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। सर हमने ईवीएम पर देखा है, बरगलाते हुए लोगों को देखा है हमने, क्या हश्र हुआ उसका आप बताइए मुझे अखिलेश जी। आप सुनिए चित्रा जी एक सेकंड, ईवीएम से शुरू करता हूं। मोदी जी का भाषण सुनाओ ईवीएम के बारे में, मोदी जी का भाषण। अरे सुनाओ अखिलेश जी, दो जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं बाद में, सुनाओ उनके भाषण सुनाओ, जी सुनाइए, ईवीएम के खिलाफ सुनाइए। और ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, ईवीएम पे इन्होंने इतनी बात करी, कौन ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, हाईकोर्ट ने मारा। मोदी जी ने बोला है कि ओपन चैलेंज, सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है। कल अपनी दलील में सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है, परिवारवादी शहजादों को बचाना चाह रहे हो। मोदी जी की बात कर रहा हूं, मोदी जी ने बार-बार कहा है। अरे बताओ 22 लाख वोटर तेलंगाना के अंदर हट गए, आप सरकार में आए, हमने सवाल पूछा। करिए ना, मत खुद का करो भाई, नहीं तब से ये बोल रहे हैं, करो जवाब लो, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं। आप देखें मैंने आपके बीच में नहीं बोला। प्यारा सा राज्य है जहां पर आपकी सरकार है, वहां पर हुआ था और 22 लाख नए वोटर जुड़े थे, कटे थे, क्या बता रहे हैं? हटे थे, 22 लाख हटे थे अखिलेश जी। आप सुनिए, अब मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए अगर वहां पे कोई अनियमितता थी तो इन्हीं का सरकार थी, केंद्र में इन्हीं का चुनाव आयोग था, इनको बात करनी चाहिए थी, आपत्ति उठानी चाहिए थी, इनको जनता के बीच में आनी चाहिए थी। ये क्यों खामोश रहे? अगर कोई गलत चीज थी तो ये तो इन्होंने कराया होगा, क्योंकि चुनाव आयोग तो इन्हीं का है। तो जब तेलंगाना में ये करा रहे हैं और कांग्रेस की सरकार जीत रही है, 40% से जीतने वाले होते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। चुनाव आयोग हमारा है तो हर उसका भी जवाब दे रहा हूँ, उसका भी जवाब दे रहा हूँ। अगर चुनाव आयोग इंदिरा गांधी वाली पार्टी जिसने चुनाव आयोग से जुड़ी खत्म कर दिया था, आज इतना बढ़गलाया और राहुल गांधी के तब से ये क्या है? फिर खुद का नहीं, मुझे बताइए चुनाव आयोग हमारा है तो हर चुनाव तेलंगाना के अंदर कैसे राहुल गांधी सांसद बन जाते हैं, कैसे प्रियंका वाड्रा सांसद बन जाती है? मेरे भाई, अरे मेरे सुन मेरे दोस्त, अरे मेरे भाई बीच में मेरा समय ले लो, तुम भी बोलो मेरे कन्हैया कुमार मंच पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उनको चढ़ने नहीं दिया गया। ऑडियो के साथ एक बार दिखा सकते हैं क्या हम? कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, मंच पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनको मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया। इस मंच पर कौन कौन से लोग थे? पप्पू यादव को भी नहीं चढ़ने दिया गया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उस मंच पर सवार थे जिस पर इन लोगों को नहीं चढ़ने दिया है। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। ये तस्वीर एक बार फिर से गौर से देखिए। रविशंकर रवि जी अब सीधे आपके पास आते हुए ये देखिए, राहुल गांधी सीधे चढ़ जाते हैं और उसके बाद जब नेता चढ़ रहे होते हैं, पप्पू यादव को भी मना कर दिया गया और आप देखिए उनको किस तरह से राहुल गांधी चढ़ते हैं, उसके बाद तुरंत तेजी से पप्पू यादव चढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको भी हटा दिया गया, मंच पर चढ़ने से रोक दिया गया। और कन्हैया कुमार भी इस मंच पर जाने की कोशिश कर रहे थे, कन्हैया कुमार को भी रोक दिया गया है। अब रविशंकर रवि जी आपसे सवाल पूछा जाएगा ना, कांग्रेस के नेताओं या कांग्रेस के समर्थक नेताओं से इस तरह का सलूक क्यों करती है आरजेडी? लाइंस की यूनिटी। चित्रा जी तो अच्छा है, मेरे मित्र अखिलेश जी वहां पे नहीं है। कहा जाता है कि आरजेडी सहज नहीं होती है कन्हैया कुमार के साथ, तेजस्वी जी सहज नहीं होते हैं कन्हैया कुमार के साथ, पप्पू यादव के साथ, तो मंच पर ही नहीं चढ़ने दिया गया। यही तो दो बड़े चेहरे हैं,
कांग्रेस के कन्हैया कुमार हैं, जिनके साथ बेगूसराय में कार्यक्रम किया था बड़ा राहुल गांधी ने, और पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव में गए, लेकिन सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी उन्होंने किस तरह से लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ज्वाइन की थी। रविशंकर रवि जी, हाँ, मैं रोक दिया? मैं कह रहा हूं कि मुझसे आपने पूछा था, मुझे ही बोलना चाहिए, बीच में लोग बोलने लग जाते हैं। खैर, चित्रा जी, एक तो ये प्रदर्शन रैली थी, और मुझे इस बात के लिए भी हैरत होती है कि इतने बड़े मसले पे एक प्रदर्शन रैली बुलाई जाती है, और सवाल ये उठता है कि उस ट्रक पे कौन लोग थे, कौन लोग नहीं थे। मुझे लगता है किसी प्रदर्शन रैली में जिन दलों के लोग ने इनका आह्वान किया है, उनसे सबका प्रतिनिधित्व है कि नहीं। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के तौर पे राहुल गांधी वहां पे थे, तो कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन, उनका प्रतिनिधित्व वहां पे हो जाता है, और भी महागठबंधन के जो दूसरे दल हैं उस सबके प्रतिनिधित्व वहां पे मौजूद थे। तो इस तरह का सवाल करना विपक्ष के द्वारा, सत्ता पार्टी के द्वारा भी, ये ऐसा लगता है जैसे कि जो एक लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, सड़क से लेके अब गुड़ खाकर कोर्ट तक, अदालत तक मामला गया, तो सवाल पूछा जाएगा ना आपसे, ट्रिवियलाइज करने के आरजेडी के बारे में गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज करती है। राहुल गांधी के साथ तो फोटो में बहुत फोटो खिंचाना है, कन्हैया कुमार को न टिकट दिलवाना है और न उनको मंच पर चढ़ने देना है। भाई वो सबसे बड़े चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के। ये तो देखिए बहुत अहम मुद्दे को डाइवर्ट और निर्दलीय लड़ना पड़ा पप्पू यादव को मजबूरी में। भाई कन्हैया कुमार को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारी पार्टी के तो नहीं है ना वो, हाँ। वो हमारे गठबंधन के दूसरे दल के हैं। तो एक बार राजीव रंजन जी, लोग अक्सर इन लोगों को लेकर टिप्पणी करते रहते हैं। अखिलेश जी, मैं आ रही हूँ राजीव रंजन जी से एक टिप्पणी, संजय जी और कन्हैया जी उसके बाद में आ रही हूँ आपके पास। राजीव रंजन जी। नहीं, इस पे मैं कहिए, मैं जवाब दे दूं इसका। हाँ, मैं आ रही हूँ अखिलेश जी। अभी मैं सुन रहा था, अभी देखिए ये कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो अविश्वास का संकट है, ये उसकी एक बानगी भी है। ये सब लोग जानते हैं कि तेजस्वी यादव को कन्हैया कुमार पसंद नहीं है। पप्पू यादव की उम्मीदवारी को लेकर के भी काफ़ी उन्होंने नाराज़गी जताई, और अंततः पप्पू जी को कांग्रेस का सिंबल नहीं मिला। दरअसल ये महागठबंधन के अंदर की जो गांठें हैं उसको ये नकारना चाहेंगे भी, तो अब इससे बड़े जो विजुअल्स हैं, ये तो सच्चाई बयान कर ही रहे हैं। मैं जो ज़रूरी बात है वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अब तो पूरी तरह से, कल जब न्यायपालिका पर आपका यकीन है, तो आज ये कवायद किस लिए? क्या कोई मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते थे आप? आपको न्यायपालिका और लोकतंत्र में अगर भरोसा होता तो आप ये कार्यक्रम आज करते क्यों? ये कार्यक्रम पहले भी कर सकते थे। ठीक, आप एक दिन पहले, कल सुनवाई है और आज आपने दबाव बनाने के लिए ये पूरी कोशिश की। ये अलग बात है कि जिस तरह की जानकारियाँ जगह जगह पर है, लोगों को जबरन रोका गया, एम्बुलेंस रोके गए, दुकानें लूटी गई, तो आप जिनके लिए लड़ना चाहते हैं उनको लूट रहे हैं, उनको अगर बीमार उनके सदस्य अगर एम्बुलेंस में जा रहे हैं उनको रोक रहे हैं। आप हासिल क्या करना चाहते हैं? ये सही दिशा में चल रहा अभियान है। ये अभियान समय के पहले पूरा होगा और निसंदेह मतदाताओं का जो वैध मतदाताओं का जो वर्ग है वो बिल्कुल संतुष्ट है और राजनीतिक दलों को उनकी भावना का सम्मान करते हैं। ठीक है अखिलेश जी, एक बार जल्दी से इन तस्वीरों पर टिप्पणी करेंगे और उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास आऊंगी। अखिलेश जी। जी चित्रा जी, तो एक छोटी सी गाड़ी थी जिस पे जगह और वजन की पूरी एक लिमिट होती है। यहाँ तो हमने मंचों से राष्ट्रीय अध्यक्ष को बहिया के नीचे खींचते हुए देखा है, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ किस तरह से व्यवहार होता है उनको देखा है, वर्तमान मुख्यमंत्रियों को किस तरह से बहिया करके धक्के लगा के नीचे किया जाता है ये भी देखा है। लेकिन जब इस तरह की रैली होती है तो उस बस की क्षमता और एक क्राइटेरिया के हिसाब से उस पर तय होते हैं उसकी, क्योंकि वीवीआईपी लोग होते हैं, प्रोटोकॉल जो सुरक्षा का होता है वो तय करता है कि कितने लोग कितने वजन के इस पे रहेंगे और पार्टी तय करती है कि किस लेवल के लोग रहेंगे। लेकिन जो बड़ा सीमेंटेड मंच है उस पर भी देखा गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ किस तरह से बहिया के खींच के नीचे किए गए हैं लोग, मुख्यमंत्रियों को किस तरह से पीछे पीछे गाड़ी के दौड़ना पड़ता है। इस पर जवाब देंगे, लेकिन दरअसल दिक्कत क्या है ना, मुझे ये तस्वीरें 2020 याद दिला रही हैं। मैं बस आपको कहते हुए फिर इनके प्रदीप जी के पास जाऊंगी। आपने बहुत सारे बीजेपी पर आरोप लगाए।
दरअसल होगा क्या ना, इन तस्वीरों से एक मैसेज जाएगा कि मंच पर अगर कन्हैया कुमार को, पप्पू यादव को जिनको टिकट तक नहीं लेने दिया गया आरजेडी की ओर से, कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव के बीच 36 का आंकड़ा जग जाहिर है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बिहार के पत्रकार इस पर ज्यादा रोशनी डालेंगे। दिक्कत यह होगी जब वोट ट्रांसफर कराने की बारी होगी ना। अब क्या हुआ था आपके साथ, 70 पर लड़कर आप 19 जीते, आरजेडी ने शानदार परफॉर्म किया, कांग्रेस पार्टी का वोटर तो चला गया उधर सपोर्ट करने, वोट करने के लिए, लेकिन जब कांग्रेस के नेताओं को जिताने की जिम्मेदारी आई तो आरजेडी का वोट नहीं ट्रांसफर हुआ। वो इसी वजह से नहीं ट्रांसफर होता है, जब 36 का आंकड़ा दिखेगा कि नहीं इन लोगों को लेकर सहज नहीं है, ये लोग जाएंगे चुनाव प्रचार करने, क्या हासिल होगा इनको कि मन से अगर इस तरह से उनको तस्वीरों से हटा दिया हमारा आंकड़ा सड़कों पे दिखा है। अभी हमारी यूनिटी बिहार के पटना के सड़कों पे दिखी है, हमारी चिंता मत करिए। ठीक है, बिहार में इस बात का स्वागत करता हूं, बीजेपी शिंदे बनाने वाले हैं नीतीश जी को बिहार में, मेरे बड़े भाई और कितनी सीटें देगी बीजेपी? 50 सीट, 45 सीट जीते हैं भाई। सुन लिए, सुनो तो सही, मुझको बोला, आज मैं स्वागत करता हूं इस बात अगर आपको बोला था, मेरे बड़े भाई अखिलेश जी ने स्वीकारा कि कन्हैया उस लेवल के नेता नहीं है कि वो स्टेज पे राहुल गांधी के साथ खड़े हो सके। इनके सोच यही है। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी ये कहना पड़ा कि मैं अध्यक्ष हूं पर मुझे कुछ नहीं पता, हाईकमांड डिसाइड करेगा। तभी प्रियंका वाड्रा की नॉमिनेशन में बेचारे मल्लिकार्जुन खड़गे कोशिश कर रहे थे उनको मौका मिले, पर तक नहीं कर पाए। मैं तो खुश इस बात से हूं कि अखिलेश जी आप एसी रूम में बैठे हो यूपी में, अगर आप होते तो आपको भी स्टेज पे नहीं चढ़ने देते। इससे महागठबंधन की यूनिटी और अपोजिशन की यूनिटी सामने दिख रही है। आपस में इतनी लड़ाई है चित्रा जी, ये इलेक्शन कमीशन तो बहाना है, आपस में एक दूसरे की सीट खींचना असली निशाना है। ठीक है संजय कुमार जी, अब सीधे आपके पास आते हुए एक बार फिर से लौट आते हैं उस मुद्दे पर जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे, संस्थाओं की साख बनी रहे, इसका प्रयास सभी को मिलजुल कर करना होगा। ऐसे में अब चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए ताकि जितने भी सवाल मौजूदा वक्त में खड़े हो रहे हैं सबको एड्रेस किया जा सके? हालांकि कल कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। संजय जी, वैसे चित्रा जी, वैसे सवाल तो बहुत सारे खड़े किए गए हैं। आज तो इलेक्टोरल रोल के रिवीजन की बात हो रही है। इसके पहले भी जब महाराष्ट्र की चर्चा हो रही थी तो ये कहा गया था कि जिस इलेक्टोरल रोल से महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसको पब्लिक किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने वादा किया था कि करेंगे, लेकिन वो आज तक पब्लिक नहीं हुआ। मुझे लगता है बहुत सिंपल है, अगर आप 10 बूथ को ले लें और 10 बूथ ऐसे हैं जहां पर महाराष्ट्र के हिसाब से 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ इलेक्टोरल रोल का, और उन्हीं बूथों पर जब विधानसभा के चुनाव हुए दोनों इलेक्टोरल रोल सामने आप पब्लिक में डिस्प्ले कर दें। लोग, विश्लेषक चुनाव जो लड़ते हैं वो देख लेंगे कि दोनों मतदाता सूची में क्या त्रुटियां हैं, क्या बढ़ोतरी हुई, क्या कटौती हुई। तो मुझे लगता है कहीं हद तक चुनाव आयोग की तरफ से भी ट्रांसपेरेंसी का कहीं ना कहीं अभाव है। अब जैसे आज इलेक्टोरल रोल रिवीजन की बात हो रही है बिहार में, मान लीजिए जिन लोगों के नाम कट जाएंगे और वो वहां रह रहे हैं, सालों से रह रहे हैं, लेकिन जब दस्तावेज नहीं है, 2003 के बाद उनका नाम आना और उनके कट गए नाम, तो क्या एक आमूमन कटना तो एक अलग बात है, लेकिन अधिकारी ने, चुनाव अधिकारी ने आपका नाम काटा क्योंकि आप एक दस्तावेज नहीं दे पाए, तो क्या होगा उनकी सिटीजनशिप पर? क्या उनको एक आम सिटीजन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? ऐसे बहुत तमाम तरह की चीजें। मुझे तो लगता है कि अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली इतना विरोध हो रहा है, अगर इस वक्त इस प्रक्रिया को रोक भी दिया जाता और बिहार का चुनाव करा लिया जाता तो क्या आफत आ जाती? लोकसभा के चुनाव तो हुए ना, बिल्कुल, लोकसभा के चुनाव इसी इलेक्टोरल रोल पे हुए। हाँ। आफत तो नहीं आती, चुनाव के बाद कर लिया जाता 8 महीने में, 1 साल में। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। कल कोर्ट में सुनवाई होनी है पूरे मामले में। अब सर्वोच्च न्यायालय की ओर से क्या कहा जाता है, क्या टिप्पणी कही जाती है, क्या रोक लगाई जाती है, ये काफी ज्यादा अहम रहेगा क्योंकि 9 राजनीतिक दलों की ओर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। कन्हैया भेलारी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए उन तस्वीरों पर कन्हैया कुमार को लेकर और पप्पू यादव को लेकर जो तस्वीरें सामने आई हैं, आप चूंकि वहां की राजनीति को ज्यादा बेहतर समझते हैं, इन तस्वीरों पर कोई टिप्पणी करेंगे आप? ये तस्वीरें सामान्य समझी जाएं कि मंच पर जगह नहीं थी इस वजह से उनको उतार दिया गया, या फिर स्पेसिफिक वो चेहरे जो शायद आरजेडी को या उनके बड़े नेताओं को रास नहीं आते हैं इसलिए उनको मंच पर जगह नहीं मिली है? ये जग जाहिर है कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को तेजस्वी यादव लाइक नहीं करते, ये सब जानते हैं। ऐसा थोड़े था कि ये 2 आदमी के उस पर आ जाने से ट्रक पर ट्रक जो है टूट जाता, कोई ऐसा नहीं था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से दिशा निर्देश होगा कि इन दोनों को नहीं बैठने देना, आने चढ़ने देना होगा, क्योंकि जब इस तरह की सभाएं होती हैं, रैलियां होती हैं, तो उसका क्रेडिट किसको जाए ये भी देखा जाता है ना। तो अब जहां
दो युवराज हो गए, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, तो फिर इन लोगों की क्या जरूरत है? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से ये बात है, इसीलिए उनको उस पर जगह नहीं मिली। अरे तो अगर ऐसे ही कुछ नेताओं को कांग्रेस के पसंद नहीं करेंगे, चुनाव कैसे लड़ेंगे एक साथ मिलकर? कैसे हराएंगे एनडीए को फिर? कन्हैया बेलारी जी, कन्हैया कुमार के पास कितना वोट है, क्या है? मैं एक बार आप ही या तो किसी राहुल से गांधी कहा, उन्हीं के साथ गए थे ना कार्यक्रम करने के लिए। जाने से क्या हो जाएगा? यहाँ वोट सब किसको कौन, अब माई का वोट है वो लालू प्रसाद और तेजस्वी के पास है, और सब वोट तो है जात के आधार पर, सब वोट बटा तो हुआ ऊंची है। जाति है ना, भूमिहार जाति से आते हैं, वोट ट्रांसफर नहीं करवाएंगे अपना? थोड़ा काहे लिए करवाए जाएंगे? वोट से कहने से वोट सारा भूमिहार राजपूत और ब्राह्मण का सवर्ण जो है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर विद द एनडीए, कहाँ चल जाएंगे? देखिए आप भी जानती हैं कि अगर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी यादव या किसी मुसलमान के गांव में सोना के रोड बना देंगे तब वो नहीं वोट मिलेगा, ये समझ लीजिए। और तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं और कुर्मी के गांव में सोना का रोड बनवा देंगे, एको वोट नहीं मिलेगा, ये सब जानता है। तुम उनके वोट से क्या, सारा भूमिहार जो है एनडीए के साथ हैं, तो वो सब बात नहीं है। ये बात बड़ी जटिल व्यवस्था है बिहार की। जल्दी से 2 लाइन में क्लोजिंग चित्रा जी, दरअसल जिन्होंने जिंदगी भर बूथ लूटा वो इस बात से घबराए हुए हैं कि जनता अपना निर्धारण कर रही है। ये रही बॉम्बे हाईकोर्ट की जून 26, 2025 की, ये सभी पिटीशन को खारिज कर दिया कि महाराष्ट्र के रोल में कोई भी डिस्क्रिपेंसी है। अगर इनको कोर्ट में विश्वास है तो कोर्ट में अपनी पिटीशन को दाखिल करे, उस पर करे। लोकतंत्र में चक्का जाम क्यों कर रहे हैं? अब देखना दिलचस्प रहेगा कि लोकतंत्र का ये चक्का जाम किस राजनीतिक दल को तेज गति से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने में मदद करता है, किसकी गाड़ी को रोक देता है। लेकिन फिलहाल ये अलग अलग तस्वीरें जो सामने आई हैं, कुल मिलाकर स्थिति क्या रहेगी? कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट की ओर से जो अहम टिप्पणी की जाएगी, यकीनन बिहार की राजनीति में सीधा प्रभाव उसका देखा जाना है। हर एक जानकारी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।